Yes, where were you for so many days, for so many classes? और मैंने सर आपको Hmm. बताया था कि मेरी तबीयत खराब थी, उसके बाद सर मम्मी पॉजिटिव हो गई और वो एडमिट हो गई हॉस्पिटल में, और मैं हॉस्पिटल के राउंड लगा रही हूँ तब से। अच्छा, तो आप कहाँ हैं, मतलब आप सर कहाँ मैं रहती हैं? घर पे नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल के पास होटल में हूँ पापा के साथ। नहीं नहीं, आई मीन कौन से सिटी में, कौन से जगह पे? रानीखेत, रानीखेत। अच्छा, रानी खेत में। तो इसका मतलब है रानी खेत में भी कोरोना पहुंच चुका है। हाँ सर, अब मैं क्या बताऊँ सर, हमारी फैमिली इतनी बड़ी भी नहीं है कि मैं मैनेज कर पाऊँ घर पे ऐसे अकेले, मतलब खाने वाने का हम्म। सर इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, इसीलिए पापा के साथ रहना पड़ता है, तो होटल में हूँ, इसीलिए देर से क्लासेस नहीं अटेंड कर पाई। अच्छा, ओके। तो वी प्रे कि आपकी मम्मी जल्दी ठीक हो और आपका सारा सब कुछ सही हो जाए जल्दी। एनीवेज, चलिए सर। बाकी बच्चे आमना, अनुष्का, दिव्यांशी, इंसिया, जवेरिया, मायत्री, ठीक है, शिप्रा, एंटिशा। हाँ बच्चों, मुझे ये बताओ कि लास्ट डे हमने कहाँ तक डिस्कशन कर लिया था, वो सर बताओ। हम लास्ट डे का। प्रॉपर्टीज कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म एंड क्लोज लूप, यहाँ तक ओके, करा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, यहाँ तक हमने कर लिया था। और यहाँ तक के ये भी मैंने बता दिया था कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। अच्छा, मैंने प्रॉपर्टीज कंडक्टर से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी बताई है क्या? नो इलेक्ट्रिक फील्ड सर। लाइंस फॉर कंडक्टर, नो। अच्छा ठीक। तो आप चलो पहले दो चार प्रॉपर्टीज और हैं जिस पे हम डिस्कशन कर लें जल्दी से, उसके बाद विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और पहले चैप्टर का दैट वुड बी द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर विच विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड द लास्ट टॉपिक इज गॉसेस लॉ। ठीक है, तो उससे पहले लेकिन जो दो तीन प्रॉपर्टीज और रह गई हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेट अस डिस्कस दैट, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, although I'll discuss this conductor in somewhat detail just before the chapter capacitor. Second chapter में we'll discuss different properties of the conductor like earthing, है ना, जिसको हम grounding भी कहते हैं, like induction due to the conductor, and so many properties in the next chapter. But यहाँ पर because we are discussing electric field lines, और कुछ बुक्स में ये दो प्रॉपर्टीज विच इज रिलेटेड टू द कंडक्टर वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ही टॉपिक में गिवन रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि जब आप बुक पढ़ें तो आपको ऐसा लगे कि ये छूट गया है हमारा, तो मैं आपको पहले वो चीज बता देता हूँ। ठीक है, और मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आप मेरी बात सुनिए सर। सबसे पहली चीज, व्हाट इज कंडक्टर? तो देखो, द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कि कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट इंसुलेटर डजंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आप जो सुनते हो ना कि ये बॉडी इंसुलेटर है, ये बॉडी कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो हो सकता है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी मटेरियल which has free electrons in which electrons can flow, such a material is basically considered as conductor. और ऐसे मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और वो फ्लो भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो दोज आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। ठीक है, अब दूसरी बात याद रखिएगा बेटे कि कंडक्टर के अंदर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, ये कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, लेट से अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है, ये कंडक्टर है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती है? कैन वी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ रीजन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड? नो सर। नो ऑफ सर। कोर्स नॉट, वी कैन नॉट, है ना। क्योंकि बेटा हमने आपसे बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। देयर इज नो मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यू कैन नॉट ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच पासेस थ्रू द कंडक्टर। ऐसी कोई फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं हो सकती सर। मतलब ऐसी कोई फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं हो सकती जो कंडक्टर के अंदर से पास हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज अंदर फील्ड है ही नहीं। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पोर्शन नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो यही एक प्रॉपर्टी हो गई आपकी। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड
lines cannot pass through a conductor as electric field inside a conductor is zero. क्यों नहीं पास हो सकती? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर बिकॉज हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, हेंस फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर. ठीक है. दूसरा पॉइंट याद रखिएगा बच्चे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, बट कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी हम किसी भी कंडक्टर के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो सरफेस पे शो करते हैं. It cannot pass through the conductor, it cannot pass through the material of the conductor, या from inside of the conductor it cannot pass, but electric field conductor की electric field is always there on the surface. तो surface पे तो electric field lines बनेगी सर, because there is electric field on the surface of the conductor. तो surface पे जो electric field की बनेगी वो कैसी बनती है? तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर सरफेस पे, अगर मान लीजिए कंडक्टर है, तो electric field lines on the surface of the conductor is always perpendicular to the surface of the conductor. ठीक है. कैसी होगी? सरफेस ऑफ द कंडक्टर से परपेंडिकुलर. क्यों होगी? I'll tell you the reason, don't worry. बट पहले तो आप ये बात समझिए कि सरफेस पे कैसी होगी? परपेंडिकुलर. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैं आपको एक पर्टिकुलर शेप ले लेता हूं, अगर मान लो कि ये एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, और इस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इफ आई वांट टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर दिस स्फेरिकल कंडक्टर विल बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर विल बी रेडियल इन डायरेक्शन. मतलब इस तरह से होगी. अच्छा सर ऐसी क्यों होगी? ठीक है, ऐसी क्यों होगी? रेडियल डायरेक्शन में क्यों होगी? क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि व्हेनेवर यू हैव अ स्फीयर, तो स्फीयर पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? कि इट शुड ऑलवेज बी अलोंग द रेडियस. आप लोगों ने पढ़ा होगा ना शायद कभी जीवन में कि सर अगर मान लीजिए कि ये कोई सर्कल ले लें और इस सर्कल पे हम यहाँ से एक सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर दें, तो आप लोगों को शायद ये पता होगा, हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एनी पॉइंट ऑन द सरफेस. ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है. और हमने भी क्या पढ़ा है कि अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर और द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. तो अगर कंडक्टर है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो भी किधर, कैसे होनी चाहिए? रेडियल डायरेक्शन में. तभी तो कंडक्टर मतलब परपेंडिकुलर हो पाएगा टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. समझे या नहीं? प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, ये sir. बात सबको समझ में आई कि Yes, ऐसा sir. क्यों? Yes, ठीक है. sir. इसी तरह से बेटा अगर कोई अजूबा सा शेप हो, कुछ भी शेप हो सकता है. मान लीजिए कि सर कोई कंडक्टर इस फॉर्म का है, किसी इस तरह के शेप का है, तो क्या होगा? हर पॉइंट पे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगी. इसका मतलब कि अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो इस पॉइंट पे हम ऐसा देख सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके ये फील्ड लाइंस ऐसे आ गई तो परपेंडिकुलर है. ये पॉइंट है तो ये फील्ड लाइंस ऐसे आएगी. यहाँ पर देखें अगर तो ये ऐसे आएगी, यहाँ पर देखें ऐसे आएगी, मतलब यहाँ पर देखें तो ये कुछ ऐसे आएगी. तो हर पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि इफ यू हैव अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to the surface of conductor because अच्छा electric field lines cannot pass through the conductor. The reason being कि electric field inside the conductor is zero, but electric field surface पे होता है बच्चों, तो इसलिए electric field at the surface of the conductor will be there and that will always be drawn perpendicular to the surface. तो ये तो हमें समझ में आ गई कि perpendicular होगी. क्यों होगी? I'll come to that reason. तो ये वाली प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा आप लोग. ये प्रॉपर्टी जो मैंने शो की है बाय डायग्राम, इस प्रॉपर्टी को आप लोग लिख लीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस ऑफ द कंडक्टर से परपेंडिकुलर होती है. इधर तो मेरे पास
सर आप लोगों ने लिख लिया था वो प्रॉपर्टी? यस सर। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी आप लोगों ने लिख लिया तो चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा था कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपकी वो कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलर क्यों होंगी? ये बात तो सर समझ में आ गई कि फ्रॉम द कंडक्टर इट विल नॉट पास, बट परपेंडिकुलर क्यों होगी? परपेंडिकुलर होने का कारण क्या है, क्या रीजन है परपेंडिकुलर होने का, इस बात को समझते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि सर मैं कोई भी कंडक्टर लेता हूँ, लेट से मैंने कोई भी कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर, ये कंडक्टर, ये कंडक्टर का सरफेस है, ठीक है? तो ये कंडक्टर का सरफेस है और ये कंडक्टर अगर आपने कंसीडर किया तो बेटे अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरह से ले लें, इफ आई टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिस वे, अगर मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ले लूं, ऐसे, सच दैट कि इट इज टेकन एट सम एंगल, कुछ एंगल पे आपने कंसीडर कर लिया, ये वाला एंगल थीटा। तो इस केस में बच्चे हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे और एक कंपोनेंट जो होगा वो अलोंग द सरफेस होगा, दूसरा कंपोनेंट कैसे होगा? दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ये होगा ई कॉस थीटा और ये होगा ई साइन थीटा। ठीक है, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, यही हो सकता है सर। ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या बनेगा? तो दूसरा कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। क्लियर है? अब एक बात सोच कि आपके ये जो कंडक्टर है उसके सरफेस पे चार्जेस है बच्चों मेरे, इस चार्ज को अगर आप देखें तो ऑब्जर्व दिस ई साइन थीटा कंपोनेंट। ई साइन थीटा का जो कंपोनेंट लग रहा है, ड्यू टू दिस कंपोनेंट देयर वुड बी अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई साइन थीटा। एक फोर्स लगेगा ना, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स की वैल्यू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ई साइन थीटा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? डिड यू गेट व्हाट आई सेड? यस सर। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि ई साइन थीटा, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, तो ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर वुड बी अ फोर्स ऑन दिस चार्ज, और वो चार्ज का जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? तो दैट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ई साइन थीटा। इज इट करेक्ट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये फोर्स लगेगा और ये इधर लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, बिकॉज इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो अगर चार्ज पे फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास। एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो इन दिस केस। यस सर। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि द मोमेंट चार्ज विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, व्हाट विल हैपन? द मोमेंट चार्ज स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल वायलेट। क्यों? क्योंकि सर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडीइंग अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट, और यहाँ पर चार्ज क्या करने लगे? तो चार्जेस स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग। तो अगर चार्ज एक्सेलरेट करने लगेगा अलोंग द सरफेस, अगर चार्ज एक्सेलरेट होने लग गया तो हमने क्या किया? हमने जो इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट है वो तो खुद ही वायलेट हो गया ना। नहीं आई मेरी बात समझ में? मतलब हमारा जो चार्ज होना चाहिए वो स्टैटिक होना चाहिए, इट कैन नॉट बी एक्सेलरेटिंग। और यहाँ पर ये जो फोर्स का, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कोई कंपोनेंट अलोंग द सरफेस आ गया तो अलोंग द सरफेस चार्ज को एक्सेलरेट कराने लग जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ये पॉसिबल नहीं है। अब किसी बच्चे के मन में ऐसा भी सवाल आ रहा होगा कि सर ठीक है, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर भी एक कंपोनेंट तो लग रहा है ई कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट ई कॉस थीटा लग रहा है, ड्यू टू दिस ई कॉस थीटा आल्सो देयर वुड बी अ फोर्स, फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू ई कॉस थीटा। ये ऐसा फोर्स तो लग ही रहा होगा क्यू ई कॉस थीटा का, ठीक है, ये फोर्स लग रहा होगा एंड फोर्स वुड बी इक्वल टू क्यू ई कॉस थीटा। तो सर आपने इस फोर्स को क्यों नहीं कॉज बताया? आप इस फोर्स को क्यों कॉज ले रहे हो? बिकॉज बेटा देखो, ये वाला जो फोर्स लग रहा है ना, वो चार्ज सरफेस के अलोंग नहीं लग रहा, बीच बीच में कट रही है। ये सबके साथ हो रहा है क्या? मेरी आवाज कट रही है या सिर्फ ये आमना के साथ हो रहा है? प्लीज बता दीजिए। Sir, ठीक है. आवाज ठीक है आमना? बाकी बच्चों के लिए आवाज ठीक है बेटा, तो शायद आपके साथ ही ये इशू आ रहा है। एक बार आप अपने एंड पे देख लीजिए इंटरनेट का कनेक्शन। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये भी फोर्स लगाएगा, बट ये फोर्स अगर चार्ज को मूव कराना चाहता है तो इट विल हैव टू डिटैच द चार्ज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ऐसे ऐसे मूव करा सकता है वो, ऐसे थोड़ी चला सकता है सरफेस के अलोंग। ये काम आसान नहीं है। यू कैन नॉट डिटैच द चार्ज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब कोई भी चार्ज सरफेस ऑफ द कंडक्टर से डिटैच हो जाए, ऐसा इतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए आई एम नॉट
वरीड अबाउट दिस ई cos थीटा, बिकॉज ई cos थीटा को बहुत मतलब इन ऐसा समझ लो अभी फिलहाल इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग वैल्यू होगी तब वो चार्ज को डिटैच कर पाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू डिटैच। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसमें कौन सा कंपोनेंट सिर्फ चार्ज को चला सकता है? तो दैट कंपोनेंट इज क्यू ई साइन थीटा। यही वो कंपोनेंट है जो चार्ज को मूव करा सकता है। क्लियर है? कौन सा कंपोनेंट? तो कंपोनेंट विच इज क्यू ई साइन थीटा, बिकॉज इसको डिटैच नहीं करना है, वो चीज सिर्फ चार्ज को सरफेस पे चला देना। एंड द मोमेंट चार्ज को ये सरफेस पे चलाने लग जाएगा तो क्या होगा? तो एक्सेलरेट होने लगेगा, और एक्सेलरेशन होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट वायलेट हो जाएगा। समझ आई बात? तो सर ये कब चार्ज एक्सेलरेट नहीं हो सकता अलोंग द सरफेस? ये तब नहीं हो सकता जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है। ये कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना हो? 0, तो चार्ज आपका नहीं चलेगा। अदरवाइज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो चार्ज क्या करेगा? तो चार्ज चलेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो हमें अगर इधर कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये तो तभी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली कैसे ही हो सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे परपेंडिकुलर। नहीं, यारी बात समझ, अगर ये ऐसे है, ये वाई एक्सिस है, ये अगर ये ऐसे है, तो इस वाई पे अगर कोई चीज जा रही है तो उसका कोई इफेक्ट एक्स एक्सिस पे तो नहीं होगा ना बच्चों। पहले मुझे ये बताओ कि ये बात समझ आई जो भी अभी तक समझाया कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी एट सम अदर एंगल अदर देन 90 डिग्री विद द सरफेस? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बहुत देर बाद कि एक दो बच्चे कह रहे हैं। भाई सबको ये क्लियर हो गया कि भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका एक इफेक्ट अलोंग द सरफेस आएगा विच विल एक्सेलरेट द चार्ज, एंड द मोमेंट चार्ज स्टार्ट एक्सेलरेटिंग व्हाट विल हैपन? उस केस में हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल वायलेट, so we cannot have any component of the electric field along the surface. ठीक है? All the component can be perpendicular but not along the surface. Is it clear to everyone? Please tell me. एक बार फिर Yes, से sir. अच्छे से बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपको रीजन समझ आ गया कि why electric field cannot be at any general angle। तो मैं रीजन लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं उसी लास्ट वाली प्रॉपर्टी का रीजन लिख रहा हूं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is not perpendicular to the surface of conductor, then component of field along the surface will make charge accelerate, which will violate the concept of electrostatic। ये कॉज है सर, ये रीजन है। इस रीजन को लिख लीजिए क्योंकि हो सकता है कई बार एग्जाम में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछ लिया जाता है। जैसे दो पॉसिबिलिटी है, दो रीजन पूछने के, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि वाई टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरा पॉसिबिलिटी है या पॉसिबली आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई why electric field line should be perpendicular to the surface of conductor, why it cannot be at some other angle other than 90 degree। तो उसका रीजन मैंने लिखा है, इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करिए, नोट कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा प्लीज। डन, वेरी गुड टीशा। चलो Done, sir. अब ओके, लास्ट एक दो और पॉइंट्स जल्दी से खत्म करते हैं। अब सिर्फ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आई विल ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज और चार्ज अरेंजमेंट। पहला केस, अगर मान लीजिए कि यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज,
पहला केस, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इधर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होगी, ऐसे आएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से। सर ये आपने बनवा सर दिया ये था। करवा दिया आपने। अच्छा, ये करवा दिया था। अच्छा, अगर एक Yes, sir. पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो उसके लिए बताया था, यस सर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी बता दिया था जी। जी। चलिए, तो फिर खत्म हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है सर नेक्स्ट टॉपिक। अब इस नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है, लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा टॉपिक है, बढ़िया है, समझने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, वन बाय वन हम चीजों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आई डिस्कस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करने से पहले कुछ चीजों को हमें समझना है। सबसे पहली चीज कि यहाँ पर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लोज्ड बॉडी या ओपन सरफेस। देखो, हम यहाँ पर बात करेंगे किसी बॉडी के बारे में या किसी सरफेस के बारे में। तो बॉडी या सरफेस जो भी मैं नाम लूंगा उसमें दो तरह से हम कंसीडर करते हैं किसी भी सरफेस को, या तो हम सरफेस क्लोज्ड सरफेस होता है या कोई सरफेस ओपन सरफेस होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कोई सरफेस, तो यहां पर इस चैप्टर में सरफेस बेसिकली दो टाइप का होगा। एक को हम कहते हैं ओपन सरफेस और दूसरे सरफेस को हम कहते हैं क्लोज्ड सरफेस। एक को हम कहते हैं ओपन सरफेस और दूसरा सरफेस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस, ठीक है सर, क्लोज्ड सरफेस। अब ओपन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस का क्या मतलब है, इस बात को समझते हैं। ओपन सरफेस का मतलब है कि सर अगर मान लो कि ऐसा कोई प्लेनर बॉडी है, लाइक अ स्क्वायर प्लेट। ठीक है, अगर कोई स्क्वायर प्लेट है आपका, या ट्रायंगुलर प्लेट है, या रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो इट इज कॉल्ड एज ओपन सरफेस। मतलब इस तरह का सरफेस, ये एक सरफेस है विच इज नॉट क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो इट विल बी कॉल्ड एज ओपन सरफेस। फॉर एग्जांपल डिस्क है ना, ये ओपन सरफेस है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जनरली प्लेनर बॉडीज आर कॉल्ड एज ओपन सरफेस। वर्ड पे ध्यान देना कि जनरली प्लेनर बॉडी आर कॉल्ड एज ओपन सरफेस। प्लेनर बॉडी को हम जनरली ओपन सरफेस कहते हैं। मैंने ये नहीं बोला है कि प्लेनर बॉडी को ही ओपन सरफेस कहते हैं, ऐसा नहीं बोला है। मैंने कहा है कि प्लेनर बॉडीज आर जनरली कॉल्ड एज ओपन सरफेस। प्लेनर बॉडी को जनरली हम ओपन सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लोज्ड सरफेस पे। क्लोज सरफेस का क्या मतलब होता है, विच इज क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स। मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लीजिए अगर मैं क्यूब ले लूं, तो इस क्यूब को हम लोग इस चैप्टर के अंदर, इस क्यूब को हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, या अगर मान लीजिए कि एक स्फीयर ले लूं, स्फीयर विच इज क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो दिस विल बी कॉल्ड एज क्लोज्ड सरफेस। सिलेंडर ले लूं तो ये कहलाएगा क्लोज्ड सरफेस। क्लियर है, अगर इट इज क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो generally 3 dimensional objects will be called as closed surface and generally 2 dimensional objects will be called as open surface. But एक बात याद रखिए कि जो closed surface मैंने दिखाया है, it can even become open surface अगर कोई एक फेस उसका ओपन हो। क्या मतलब सर, क्या बोले सर? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका ये कोई वाटर बॉटल है। देखो मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, इसलिए इस बात को समझ लीजिएगा कि ये मैं कह रहा हूँ ये वाटर बॉटल है। इस वाटर बॉटल के दो केसेस आप समझ लीजिए। इस वाटर बॉटल का एक केस ये है कि सर ये वाटर बॉटल का ऊपर का जो कैप होता है, जिसको आप जो भी कहते हो, वो अगर खुला हुआ है तो ये वाटर बॉटल हर तरफ से बंद है, बट ऊपर से खुला है, तो हम इसको ओपन सरफेस कंसीडर करेंगे। इट विल बी कंसीडर्ड एज ओपन सरफेस। इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज क्लोज सरफेस, इट विल बी कंसीडर्ड एज ओपन सरफेस। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये वाटर बॉटल को ऊपर से हमने बंद कर दिया, ये हमने वाटर बॉटल को ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है, तो अब इस केस में हम कहेंगे इसको क्लोज्ड सरफेस। तब इसको ओपन सरफेस नहीं कहेंगे, इट विल बी कंसीडर्ड एज क्लोज सरफेस। ठीक है, तो क्लोज्ड और ओपन सरफेस का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये क्लोज्ड और ओपन सरफेस हमने डिस्कस ही क्यों किया है? इज एवरीवन has all the confidence about what is called as closed surface and what is called as open surface? Is everyone has understood this? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. देखो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें ये सारी बातें यूज होंगी, इसलिए पहले हम इन चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं कि क्लोज सरफेस ओपन सरफेस का मतलब हमें क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरी बात पे, एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर समझो। अब ये नहीं है बेटा कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पर हम एरिया को वेक्टर बना रहे हैं, तो एरिया वेक्टर कोई अजूबी बात हो गई, ये कुछ नई चीज हो गई।
है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एरिया वेक्टर का मतलब है बेटा सिंपली वही एरिया जो आज तक तुम करते आए हो, फाइंड करते आए हो, जैसे एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द सर्कल, उसी एरिया की बात अभी भी हो रही है। तो फिर सर यहाँ पर वेक्टर क्यों लगाया? याद रखिए बच्चे मेरे लाल कि एरिया अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया ऑफ द सरफेस, और वेदर इट बी क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस, एरिया ऑफ एनी सरफेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है सर, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। एरिया ऑफ द सरफेस वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। इसका मैं आपको रीजन समझाता हूँ। क्लास 11 जो बड़ा डिफिकल्ट ईयर रहा है आपके लिए, ठीक है, तो मैं आपको उस ये नहीं पूछूंगा कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, मैं आपको ये बताता हूं कि क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है वेक्टर्स। उस वेक्टर चैप्टर को अगर कभी खोल के देखोगे तो उसमें दिखेगा आपको, नॉट इन एनसीईआरटी, सम अदर रिफ्रेशर्स या कोई जो आपकी सपोर्ट बुक्स होती हैं, जैसे प्रदीप पब्लिकेशन की या एसएल अरोड़ा या फिर जो भी होती हैं, उसमें आप देखेंगे उस वेक्टर में लिखा होगा कि अगर कोई दो वेक्टर फॉर्म्स ऑफ पैरेललोग्राम, समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, इफ देयर इज अ टू वेक्टर व्हिच फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड द टू वेक्टर्स आर ए एंड बी, ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज रिटन एज इक्वल टू द ए क्रॉस बी। मतलब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो होगा वो ए क्रॉस बी होगा। मतलब अगर आपको दो वेक्टर इज फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम एंड द टू वेक्टर्स आर ए एंड बी, तो एरिया की वैल्यू क्या होगी? ए क्रॉस बी। मतलब यू विल टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर टू गेट द वैल्यू ऑफ एरिया। एरिया का क्या, एरिया फाइंड करने के लिए क्या लेना है आपको? क्रॉस प्रोडक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, शायद आपको याद हो आप में से किसी को, कि अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल इट बी स्केलर और विल इट बी वेक्टर? वेक्टर। The vector. सबको मालूम है वेक्टर। तो इसका मतलब है बेटा कि एरिया तो ऑटोमेटिकली वेक्टर क्वांटिटी ही हुई ना, तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है। नॉट ओनली दैट, अगर मान लो कि आपसे उसी में देखिएगा आप, अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि भाई दो वेक्टर हैं ए और बी एंड दे फॉर्म्स अ ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इट इज रिटन एज इक्वल टू हाफ इनटू ए क्रॉस बी। उसी में देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? फिर से यू आर टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, इट अगेन मींस द सेम कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं तो इसका मतलब तो यही हो गया कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तभी तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए क्रॉस बी या हाफ ए क्रॉस बी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सीधी सीधी सी बात है। तो इसका मतलब है बेटा एरिया वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, बट हम अभी तक जो उसको मैथ्स में या कहीं भी यूज करते हैं तो उसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो हम उसकी डायरेक्शन फाइंड नहीं करते थे। ये बात ऐसे ही है कि जैसे क्लास 11 9th में आपको अगर दो फोर्स दिया जाए तो फोर्स को आप सिंपली ऐड कर देते थे, सिंपली सबट्रैक्ट कर देते थे, बट आपको क्लास 11th में पता चला कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको ऐड या सबट्रैक्ट करने के लिए एक अलग सा लॉ है जिसको हम ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम वेक्टर को ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं। तो 9th में बिकॉज हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी तो हमने वहां पर ये कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं किया। 11th में जब आपका लेवल बढ़ गया तो हमने कॉन्सेप्ट डिफाइन किया। उसी तरह से एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, बट अगर मुझे उसके डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो सिंपली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं या मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद करते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस इट हैज सम डायरेक्शन। अब एक बात और सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे और जोर डालना। बोर तो नहीं हो रहे? ये हो रहे हो? No, sir. नो सर। चलो आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। चलिए मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले ब्लू बच्चों, एक बात और सुनिए कि अगर मान लीजिए कि मैं ये कोई रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है, और मैंने आपसे कहा है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और मैं आपसे कहूं कि सर ये वाला एक्स एक्सिस इधर मान लिया और ये वाली जो हाइट है दैट इज वाई एक्सिस इसके अलोंग मान लिया। मान लीजिए कि ये मैं आपसे कहता हूं कि इस वाली लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2 और इस वाली लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 है। आपको नहीं लगता कि अगर मैं इस ट्रायंगल को एरिया के वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो हमें ऐसे मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ, बट अगर इसी का हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है तो एरिया को हम कैसे लिखेंगे? देखिएगा, The unit vector 2i से multiply. वेरी गुड, 2i कैप क्रॉस 6j कैप, लेंथ को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। मतलब ये क्या हो गया? 2i कैप क्रॉस ऑफ 6j कैप। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया 2 into 6 is 12, और i क्रॉस j कौन बता रहा है आप में से?
Who will tell me what is I cross J? Sir, K. Very good. तो I cross J is K. आप खुद ध्यान से देखो तुम लोग, ये जो सरफेस हमने रखा है इन एक्स वाई प्लेन, उसके एरिया की डायरेक्शन किधर आई? तो के मतलब जेड एक्सिस। तो जेड को क्या मैं ये कह सकता हूं कि जेड इज बेसिकली नथिंग बट परपेंडिकुलर टू दिस। ये जेड क्या है? इस प्लेन से परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन तो है, बिकॉज आपने इसको एक्स वाई प्लेन में रखा है। तो ये क्या आया? ये जेड जो आया है वो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया या नहीं आया? आपको मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. इसका मतलब सर, अच्छा इसी तरह से अगर आप इमेजिन करें कि अगर ये रेक्टेंगल वाईजेड प्लेन में होता है, ऐसा इमेजिन करें। दूसरा केस कहीं पर थोड़ी सी जगह लेके बता देता हूं, क्योंकि हमें बेसिकली ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आए जो आगे मैं बोलूंगा। उसके लिए मैं सारी मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, और इसलिए भी इसको समझ लो क्योंकि इस तरह से आपको किसी बुक में नहीं समझाया हुआ है, तो इसलिए मेरी बात को अच्छे से समझिए। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहता कि ये वाईजेड प्लेन है, ये वाली लेंथ 2 है और ये वाली हाइट स्टिल 6 है, तो आप इस केस में क्या करते? तो आप एरिया वेक्टर को लिखने के लिए आप ऐसा नहीं करते कि ट्वाइस ऑफ के क्रॉस 6 जे, क्या सोच के देखिए। तो Yes, इसका अगर sir. आप वो निकालते तो Yes, 12 sir. और के क्रॉस जे होता है माइनस ऑफ आई कैप। Minus of ठीक I. है, इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर आती है। इसका मतलब व्हेन इट इज इन द प्लेन एक्स वाईजेड प्लेन, तो द डायरेक्शन इज कमिंग आउट अलोंग एक्स एक्सिस। वो अलग बात है, प्लस एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस वो एक अलग इशू है, बट वो डायरेक्शन किधर आ रही है? तो दैट डायरेक्शन इज कमिंग आउट अलोंग द थर्ड एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हिच इज कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। इसका मतलब जिस प्लेन में आपका सरफेस प्लेस्ड है, एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। इसीलिए हम देखते हैं या बुक में हम सिंपली एक सेंटेंस लिखा होता है एरिया वेक्टर में, कि पहली बात तो ये है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात हर कोई याद रखेगा कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो मैं आगे लिख देता हूं हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है ना। हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये आपके एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पहली बात तो ये होगी। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि कहीं पर, अब हम हर बार ये क्रॉस प्रोडक्ट करके प्रूफ नहीं कर रहे होंगे इस बात को, अब इस बात को सिर्फ समझाने के लिए, इस सेंटेंस को समझाने के लिए मैंने वो सारा कुछ किया था। अगर मान लो ये सरफेस ऐसे है, तो हम इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम कह दें कि सरफेस हमारा सर ऐसे है, ऐसे ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस तरह से, है ना। इसको नॉर्मल भी कहते हैं बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर का दूसरा नाम नॉर्मल भी है, तो इसको हम नॉर्मल भी कहते हैं या इसको हम एरिया वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर अगर ये कोई सरफेस, प्लेनर सरफेस लिया, तो इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर लें या इधर लें? क्लियर है? क्योंकि अगर हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पता करनी है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन पता करने के लिए फिर हमें आई और जे ये सब बताओ, ठीक है। बट अगर हमें सिर्फ कहा गया कि भाई एक सरफेस रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, तो अगर हमें सिर्फ ये बोला गया कि एक सरफेस है एक्स वाई प्लेन में और मुझसे ये बोला जा रहा है कि उसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम क्या बताएंगे? अगर कोई सरफेस रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, तो उसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम क्या बताएंगे? तो सिंपली कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस दिखा देना है। अब सर अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो परपेंडिकुलर का मतलब तो इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। नहीं यार, बात समझ भाई, परपेंडिकुलर आपने इधर दिखाया, परपेंडिकुलर इधर भी तो हो सकता है, अपोजिट साइड में भी तो पॉसिबल है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये डाउट तुम्हें पूछना चाहिए था। Yes, sir. ठीक है। इसी तरह से इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में परपेंडिकुलर नीचे भी तो हो सकता है सर, तो फिर आपने ऊपर ही क्यों मान लिया? तो एक बात याद रखिएगा कि एज लॉन्ग एज द सरफेस इज ओपन,
आपको कोई, आप फ्री हैं, यू कैन टेक द एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन एनी डायरेक्शन। अगर सरफेस ऐसा है तो आप परपेंडिकुलर अपनी तरफ से ऊपर भी मान सकते हो और नीचे भी मान सकते हो, बिकॉज अगर हमें कोई बता नहीं रहा कि आई क्रॉस जे है या जे क्रॉस आई है, तो हम कैसे पता करेंगे कि पॉजिटिव जेड एक्सिस आएगा या नेगेटिव जेड एक्सिस आएगा? क्लियर है? सिर्फ हमसे बोला गया है भाई एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में जरूरी थोड़ी है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव ही हो। ऐसा हो सकता है कि एक्स पॉजिटिव हो वाई निगेटिव हो, ऐसा हो सकता है कि एक्स निगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो, या हो सकता है दोनों निगेटिव हो, या हो सकता है कि दोनों ही पॉजिटिव हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट आई और जे का साइन चेंज होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जरूर जेड एक्सिस के अलॉन्ग, बट या तो पॉजिटिव जेड हो सकती है किसी केस में, या वो निगेटिव हो सकती है। तो अगर मुझे ये सब कुछ भी नहीं बोला हुआ, सिर्फ ये बोला हुआ है कि सरफेस एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो हम विल टेक द बेनिफिट ऑफ डाउट। और बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होगा कि उस केस में हम ये तो कहेंगे कि वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जेड एक्सिस है, बट वो जेड एक्सिस पॉजिटिव है या निगेटिव है वो हमें नहीं पता। तो इसलिए हमें बोला जाता है कि आप कोई सा भी डायरेक्शन मान लें, ये आपकी मर्जी है। क्लियर हो गई बात? बट यस, अगर ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव सम क्लोज्ड सरफेस, अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है इस तरह का, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड बॉडी है, अगर स्फीयर है, सिलेंडर है, ठीक है, या क्यूब है, तो इस केस में यू डोंट हैव दैट फ्रीडम। आपको फिर इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको फिक्स है कि परपेंडिकुलर तो होगी, और वो परपेंडिकुलर आपको किधर लेना है, तो यू दैट परपेंडिकुलर यू हैव टू टेक आउट ऑफ द सरफेस। मतलब सरफेस पे हमेशा किधर दिखाना है? आउटवर्ड। ठीक है, फॉर क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड। मैं लिख देता हूं, फॉर क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड। क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होता है? क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड होता है। क्लियर होगी बात? प्लेनर सरफेस के लिए आउटवर्ड का कोई मतलब नहीं बनता भाई। ये सरफेस अगर प्लेनर सरफेस है तो आउटवर्ड का क्या मतलब, बाहर का क्या मतलब? ये तो सरफेस प्लेनर सरफेस है, तो इसलिए उसमें आप कह सकते हो कि नॉर्मल यू कैन टेक इन आइदर डायरेक्शन। ये प्लीज लिख लीजिए आप लोग। ये नोट कर लीजिए, नोट करके बताइए मुझे, ताकि मैं और आगे की चीजें आप एक्सप्लेन करूं। सर कर लिया। ठीक है, तो आप देखिए, अब वी आर इन पोजीशन टू डिफाइन द टॉपिक विच वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो हमारा मेन टॉपिक जहां हमें बात करनी थी, दैट वाज इलेक्ट्रिक सर? फ्लक्स। जी सर ऊपर वाला जो हमने ओपन सरफेस का लिया है उसमें भी तो हम आउटवर्ड ही लेके जा रहे हैं। हाँ, ये सरफेस ऐसा है, इसके आउटवर्ड, अच्छा ये बहुत प्लेन सा सरफेस है ना, जैसे आपका पीस ऑफ पेपर, तो उस पे आउटवर्ड का क्या मतलब, बाहर निकलता हुआ क्या मतलब? वो क्लोज्ड बॉडी तो है ही नहीं। देखो, अंदर या बाहर का मतलब ये होता है कि कोई बॉडी हो तो उसके अंदर जा सकते हैं आप, या उसके बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे रूम के अंदर आ सकते हैं या रूम के बाहर निकल सकते हैं। बट दीवार के अंदर या बाहर का क्या मतलब होता है? अगर बहुत पतली सी दीवार है तो उसके अंदर जा सकते हो, समा सकते हो क्या? ओके सर, ठीक है। है ना? तो ये प्लेनर सरफेस है, मतलब जैसे आप मान लीजिए कि पीस ऑफ पेपर है, कितना थिन सा है, उसके अंदर कोई चीज जा सकती है क्या? तो उस वहां पर अंदर या बाहर का कोई मतलब नहीं बनता, तो सिंपली हम कहते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बट अगर कोई क्लोज्ड बॉडी है तो यहाँ पर देखो, पॉसिबल चीज क्या हो सकती थी कि ये नॉर्मल ऐसे भी बनाया जा सकता था, बट ये नॉर्मल अगर हम बनाएंगे तो ये इट इज पॉइंटिंग इनटू द बॉडी, तो ये नॉर्मल हमें नहीं लेना, हमें वो नॉर्मल लेना विच इज पॉइंटिंग आउट ऑफ द बॉडी। मतलब डायरेक्शन हम अपने लिए किधर दिखाएंगे? आउट ऑफ द सरफेस, ठीक है, नॉट इनटू द Yes, sir. सरफेस। ओके ओके, अब आते हैं सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो पहले बेसिक चीज समझो, मैं डिफाइन तो कर ही दूंगा, पहले बातों को समझे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद रखो, फ्लक्स का बेसिक मतलब होता है फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस। लिखना नहीं है, सुनना है, क्योंकि अभी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं। फ्लक्स का बेसिक मतलब है फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस। किसी भी फील्ड लाइंस के फ्लो को हम फ्लक्स कहते हैं। और दो तरह के फ्लक्स आप पढ़ेंगे 12th में, एक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरे का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब इस फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस का क्या मतलब है सर? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फ्लक्स मतलब फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस।
अब इसका क्या मतलब सर, कैसे फील्ड लाइंस फ्लो करेगी? तो अच्छा ये भी याद रखिएगा कि फील्ड लाइंस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, तो ये इमेजिनरी बात हो रही है कि फील्ड लाइंस का फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस बात को आपको रियलिटी समझना है तो आप ऐसे समझो कि मान लो कि कोई आपने एक वो नेट ले लिया, नेट जाल, और उसको टैप के नीचे रख दो, पानी का जो टैप होता है उसके नीचे जाल रख दो, तो कुछ पानी उसमें से बाहर निकलेगा या नहीं? तो हम कहेंगे कि वाटर इज फ्लोइंग आउट ऑफ द नेट, ठीक है। वैसे ही आप इमेजिन करिए कि अगर कोई सरफेस अगर आप ले लें, इमेजिन करिए आप कोई सरफेस ले लीजिए, ये कोई सरफेस है, और इस सरफेस को आप मान लीजिए कि किसी ऐसे रीजन में रख दिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर सर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम ये भी इमेजिन करेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो अगर कोई सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हमने रख दिया, तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कुछ फील्ड लाइंस इसके थ्रू भी तो पास हो रही होंगी, समझ रहे हो? कुछ फील्ड लाइंस होगी जो इसको क्रॉस कर रही होगी, इस सरफेस को। नहीं आ रही बात समझ में? ये वैसा ही है जैसे अगर वाटर का स्ट्रीम इधर से फ्लो कर रहा हो, तो कुछ वाटर इसके थ्रू पास होगा या नहीं होगा, अगर वो पास हो सकता हो तो। यार तुम सन्नाटे में हो। हेलो, यस सर। ऐसे क्यों सन्नाटे में चले गए तुम लोग? तुम्हें ये पॉइंट समझ आया भी क्या बका मैंने? No, sir. अनुष्का, नहीं समझ आया तो पूछा करो। अनुष्का, कुछ हजम हुआ क्या बका मैंने? नहीं सर, अच्छे से समझ नहीं आया। चलो फिर अच्छे नहीं समझ आया तो पूछना है ना, फिर सन्नाटे में नहीं बैठना बेटा। मेरा कलेजा बैठ जाता है तुम्हारे इन हरकतों पे, इसलिए नहीं समझ आया बिंदास पूछो। अपन बैठे ही हैं तुम्हें सिखाने को, मुझे आता है, मुझे थोड़ी सीखना है, आपको सीखना है। खैर चलिए ऐसे समझते हैं पहले। मान लीजिए मैं एक ऐसा वाटर टैप कहता हूँ, है ना, ये इससे ज्यादा खूबसूरत टैप में नहीं बना सकता, तो मान लीजिए ये टैप है, और इसके नीचे मैंने कोई ऐसा ऐसा एक सरफेस रख दिया और इसमें होल बने हुए हैं, सीव कहते हैं, सीव सुना है कभी, छन्नी, ऐसा कुछ होल बने हुए वाला सरफेस रख दिया है। तो इसमें से पानी अगर निकल रहा है, पानी हर तरफ जा रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है, बहुत अजीब अजूबा सा टैप है, तो पानी हर तरफ जा रहा है, मगर कुछ पानी इस सरफेस के थ्रू निकल रहा होगा या नहीं? Yes, sir. यस सर। ऑफ कोर्स निकल रहा होगा। तो इसी तरह से अगर मान लो कि इस पानी को मैं रिप्लेस कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, मतलब कोई रीजन ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर लाइंस भी होगी, जैसे अगर मान लो, अगर ऐसे भी नहीं समझ में, तो ऐसे समझो एक चार्ज रख दिया, तो अगर ये चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी हर तरफ, हर डायरेक्शन में ऐसे होगी, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ऐसे होगी फील्ड लाइंस। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक सरफेस ला के रख दिया, एक सरफेस, समझ रहे हो आप, एक ऐसा कोई सरफेस इमेजिन कर लिया, सरफेस ला के रख दिया मतलब कोई सरफेस इमेजिन कर लिया, मान लो रेक्टेंगुलर सरफेस हमने इमेजिन कर लिया। तो क्या बच्चे मैं ये नहीं कह सकता कि इस रेक्टेंगुलर सरफेस से कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, वैसे ही जैसे यहाँ पर पानी पास हो रहा है? कहो आप यहीं चुप हो जाते हो तुम लोग। यस सर। यस सर। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, मतलब कोई सरफेस ऐसा मैंने जाके रखा नहीं है, आप इमेजिन कर लीजिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ ऐसे फील्ड लाइंस है, ऐसे इस रीजन में फील्ड लाइंस है ना, ऐसे फील्ड लाइंस है। अगर मान लीजिए कि मैं इमेजिन करूं कि यहाँ पर एक कोई सरफेस है, यहाँ पर एक कोई स्क्वायर सरफेस इमेजिन कर लो, सोचो इमेजिन कर लो, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस स्क्वायर सरफेस से ये फील्ड लाइंस पास हो रही है? ये सारी नहीं, कुछ फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास हो रही है या नहीं? यस सर। यस सर। तो जितनी फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से पास होती है थ्रू अ सरफेस, इफ अ सरफेस इज हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितनी उससे फील्ड लाइंस पास होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक मतलब है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, पहले डेफिनेशन समझ में आई है? लिखवाऊंगा तो बाद में, पहले ये बताओ, अभी भी पल्ले पड़ा या किसी के मन में कोई डाउट है तो वो पहले पूछे। अभी भी कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो, मैं इसके आगे फिर से दोबारा डिफाइन कर दूंगा इसको, बट पहले आप समझ लें। भाई किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन में हम क्या कह सकते हैं, कि उस रीजन में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है। तो अगर उस रीजन में हम कोई भी एक
स्मॉल सा पोर्शन अज्यूम कर लें या कोई सरफेस अज्यूम कर लें किसी भी शेप का, सर्कुलर शेप का, कोन की शेप का, या स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का, किसी भी शेप का, तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ फील्ड लाइंस उस सरफेस के थ्रू पास होती हुई दिखाई देंगी। तो जितनी फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के थ्रू पास होगी, उसी फील्ड लाइंस के नंबर को अपन क्या कहेंगे, तो उसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अभी भी क्लियर हुआ? प्लीज एक बार सारे के सारे बोलेंगे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई क्या चीज है, तो आप ये तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक मतलब है फील्ड लाइंस। कैसी फील्ड लाइंस? तो ऐसी फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस के थ्रू पास हो रही हो या किसी सरफेस को क्रॉस कर रही हो। कौन सा सरफेस? अगर वो सरफेस जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दें, तो उस सरफेस के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी या उस सरफेस को कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी या पंचर करेगी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो इसी फ्लक्स को हम क्या नाम दे देंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए सर, यहां देखिए मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन जो आप लोग नोट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a given area held inside an electric field is the measure of total number of field lines passing normally through that area। ठीक है, मतलब किसी भी सरफेस को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है तो उस सरफेस के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और कैसे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो भी कैसी फील्ड लाइन? जो सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर वर्ड नहीं भी समझ में आए तो इतनी सी बात आप समझिए कि अगर मैंने किसी भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है तो उससे कितनी फील्ड लाइंस पास होगी, इमेजिनरी ही सही, कितनी फील्ड लाइंस पास होगी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए ये फील्ड लाइंस तो ये तो ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इट इज जस्ट द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको हम सिंपली क्या कहते हैं? तो इसको हम सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि सर हाउ वी विल कैलकुलेट कि हाउ मेनी फील्ड लाइंस हैज पास्ड थ्रू द गिवन रीजन और गिवन सरफेस। कितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास हुई हैं, हाउ मेनी फील्ड लाइंस हैज पास्ड थ्रू दैट सरफेस। तो वो फील्ड लाइंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फील्ड लाइंस की संख्या या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कैसे आया है तो इसको समझाने के लिए पहले मैं फॉर्मूला समझाने के लिए, वैसे डायरेक्टली भी मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, बट मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि इन चीजों पे क्यों डिपेंड कर रहा है, ये कैसे डिपेंड कर रहा है, उसके बाद मैं फॉर्मूला लिखूंगा। तो देखिए, हाउ वी विल कैलकुलेट द फ्लक्स के लिए पहले आप चीज समझे, पॉइंट समझे क्या बोल रहा हूँ। मान लो कि इस रीजन में मैं आपसे कहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कितनी बनाई मैंने? 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से मान लीजिए कि दोबारा में भी उतनी फील्ड लाइंस दिखाता हूँ। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो फील्ड ली है वो सेम स्ट्रेंथ की फील्ड ली है, ये रीजन 1 और ये रीजन 2। आई हैव टेकन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेम स्ट्रेंथ, ठीक है। इसमें मैंने एक सरफेस प्लेस कर दिया, एक स्क्वायर शेप का सरफेस मान लीजिए प्लेस कर दिया यहाँ, और यहाँ पर फिर से एक स्क्वायर शेप का सरफेस प्लेस कर दिया यहाँ पर, ऐसे समझिएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि रीजन 1 और रीजन 2 में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तब मुझे बताइए किस रीजन में स्क्वायर सरफेस के थ्रू फ्लक्स ज्यादा होगा? 2। Sir, 2 में. ऑब्वियसली बात है कि सबको समझ में आ रहा है कि 2 में। व्हाई? तो द रीजन ऑफ दिस इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड or the electric flux will be more in 2 because the area
of the square in the second case is more than that of the area of the square in the first case. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है बट एरिया अलग अलग है, तो एरिया जितना ज्यादा होगा अनडाउटेडली फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि फील्ड लाइंस के पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा होगी जितना आपका एरिया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग सेम, फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन द एरिया। ठीक है, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू दैट एरिया, मोर इज द एरिया मोर विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आते हैं दूसरी बात पे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया मैंने और इस रीजन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, अब यहाँ पर फर्क समझिए कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग कर रहा हूँ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको दिख रही है, जहां पर फील्ड लाइन ज्यादा करीब होगा स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां पर फील्ड लाइन ज्यादा दूर होगा स्ट्रेंथ कम होगी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्वायर सरफेस रखा मैंने ये वाला, और उतने ही साइज का स्क्वायर सरफेस यहाँ पर भी रखा, तब अब किस रीजन में ज्यादा है बेटा? ये रीजन 1 कह लूं, ये रीजन 2 कह लूं, तो फ्लक्स दोनों में सेम है या अलग है? किसमें ज्यादा है? अलग सर अलग है, 2 में ज्यादा है। 2 में ज्यादा ऑफ है। कोर्स ये सबको समझ आ रहा है। जवेरिया, नदीम आप भी बताएं बेटे, मैत्री, तिशा आप लोग भी बोलें प्लीज। इसका मतलब ये है कि रीजन का अगर मैं एरिया ऑफ द सरफेस सेम ले लूं, तो एरिया ऑफ द सरफेस अगर मैं सेम ले लूं तो फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट? तो फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। तो मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर विल बी द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, लेस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेस विल बी द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इसका मतलब है कि दो बातें मैं समझ में आ गई कि एक तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन पे डिपेंड कर रहा है। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं, फिर से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ले रहा हूं, एरिया भी सेम ले रहा हूं, अब दोनों चीजें मैं सेम ले रहा हूं, ठीक है, बट सरफेस को कैसे प्लेस किया जा रहा है उस बात को ऑब्जर्व करिए। ये सरफेस है, इस सरफेस को मैंने ऐसे प्लेस किया और इस सरफेस का अगर एरिया ए है, मान लीजिए इसका एरिया ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई है। इसी तरह से अब दूसरा केस मैंने लिया, देयर इज अ सेकंड केस, और ये सेकंड केस इस तरह से है, ये ऐसे सेकंड केस है, और इसमें आपसे बोला गया कि अब सरफेस हमने ऐसे प्लेस कर दिया, ये वाला जो सरफेस है वो हमने ऐसे प्लेस कर दिया, ये वाला सरफेस, वही सरफेस और उसको ऐसे प्लेस किया, ठीक है, वही सरफेस, इसका एरिया ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब मुझे बताओ क्या दोनों में सेम फ्लक्स होगा? नो सर। एक में सरफेस ऐसे No, प्लेस किया, sir. दूसरे में ऐसे No, प्लेस sir. किया। इनफैक्ट मैं आपसे कहता हूं कि अगर मान ली, अच्छा फ्लक्स का मतलब याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड पंचर द सरफेस। पंचर करना समझते हो कि आर पार, मतलब यहां से अगर होल कर दूं, एक निडल लूं और होल करूं, तो ये बिल्कुल निडल दूसरे एंड पे निकलना चाहिए, ऐसा फील आना चाहिए। फ्लक्स का बेसिक मतलब यही होता है, इट शुड पंचर द सरफेस, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे निकलता हुआ दिखे। क्लियर है? इसका मतलब अगर मान लीजिए कि यही सरफेस अगर मैं ऐसे रख देता, इमेजिन करो कि अगर यही सरफेस मैं ऐसे रख देता, ऐसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये वाला सरफेस ऐसे रख देता, ऐसे वर्टिकली नहीं रख के हॉरिजॉन्टली रख देता, ठीक है, तो क्या इस सरफेस के आर पार कोई फील्ड लाइंस जा रही हैं? सोच के देखो, इस केस में नहीं जा रही सर। No, sir. पंचर कर रही है क्या? नहीं, है ना? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस केस में एग्जैक्टली अगर मुझसे कोई पूछ ले तो भाई मैं कह सकता हूँ कि फ्लक्स की वैल्यू तो 0 है। इसका मतलब सर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम अगर हो भी जाए तो भी फ्लक्स डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि हाउ द सरफेस इज प्लेस्ड, कि भाई सरफेस आपने कैसे रखा है उस पे आपका फ्लक्स की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। अब ये सरफेस कैसे रखा है ये बोलना थोड़ा अजीब सा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कैसे रखा है सरफेस पे, तो ये सिर्फ अगर मैं ऐसे कहूं कि भाई कुछ ऐसा टेढ़ा रखा है या ऐसा सीधा रखा है या हॉरिजॉन्टली रखा है, तो ये बोलना थोड़ा अजीब लगता है। तो इस चीज को हम ऐसे नहीं कहते कि कैसे रखा है, तो इसको हम कहते हैं एंगल के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं इसको, इस बात को हम एंगल के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। कैसे? देखो यहां पर आप इमेजिन करो कि ये आपका जो सरफेस है, अगर मैं इस सरफेस पे नॉर्मल ले लूं बेटा, नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर अभी बताया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों के बीच का एंगल मुझे कोई बता सकता है कितना है बेटे? 0 डिग्री। 0। वेरी गुड, 0। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0। और इस केस में अगर आप देखो तो इन तीनों केसेस में अगर आप कंपेयर करके देखो तो ये वो केस है जिसमें फ्लक्स मैक्सिमम है ना, ऑल दिस 3 फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल टू द सरफेस कुछ ऐसे आएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, तो फ्लक्स तो है इसमें, बट फ्लक्स लेस देन दैट ऑफ द फर्स्ट केस होगा, ठीक है। इस लास्ट वाले केस को ऑब्जर्व करो, इस पे जो नॉर्मल है वो ऐसे है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है। यहाँ पर थीटा कितना है मेरे बच्चों?
तो 90 90 90। 90 और यहाँ पर अगर आप फ्लक्स इमेजिन करो तो फ्लक्स की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है? 0। ठीक है, ये वो केस है जिसमें मिनिमम आता है, फ्लक्स मिनिमम होता है, आगे भी बता दूंगा। और ये वो केस है जिसमें फ्लक्स मैक्सिमम होता है। और अगर कोई ना तो एंगल 0 है ना ही एंगल 90 है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, तो फ्लक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है विच विल लाई बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इसका मतलब है, अब इसको नोट नहीं करना था, ये तो सिर्फ मैंने चीजें समझाई हैं आपको कि बिकॉज आई हैड टू राइट द फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं तो थोड़ा फील कम आता है, ऐसे आप समझा दिया तो आपको थोड़ी सी फील आ गई कि भाई कैसे आया होगा ये फॉर्मूला। तो अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि फ्लक्स 3 चीजों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया एंड द एंगल between the area vector and the normal to the surface, angle between the area vector and the normal to the surface, ये 3 चीजों पे आपका फ्लक्स डिपेंड करता है। तो इसीलिए फ्लक्स की वैल्यू कैसे लिखी जाती है आप ध्यान से देखिए। इस फाई, इस साइन को फाई कहते हैं। ये इतने अच्छे से मैं हमेशा ये ड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा कि ये फाई का साइन मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये फाई का जो साइन मैं बना रहा हूं इसको हमेशा इतने प्यार से मैं ड्रॉ नहीं करने वाला, ठीक है। मैं जाहिर है कि इतने तेजी से ड्रॉ करूंगा तो एक्चुअली में ये फाई का साइन होता है, गोल बना के ऐसा काट दो तो ये फाई कहलाता है। और इससे हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स को लिखा जाता है EA मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, where E is the obviously electric field का magnitude, A is the area, and theta here, theta is angle between इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, या इसी को कह लो नॉर्मल, मतलब एरिया वेक्टर कह लो या नॉर्मल कह लो, एक ही मतलब है, ठीक है। अब खुद आप सोचिए कि अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब एरिया वेक्टर जो आपका है, एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर अगर है या नॉर्मल है और इसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा की वैल्यू 0 है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? फ्लक्स की वैल्यू आएगी EA एंड दैट फ्लक्स वुड बी द मैक्सिमम फ्लक्स दैट यू मे गेट, ठीक है। इसी का दूसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90, तो 90 का मतलब ये ऐसा सरफेस जो अभी बताया भी था आपको, और ये आपका नॉर्मल इधर, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका इधर है, तो इस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी दैट वुड बी कंसीडर्ड एज मिनिमम फ्लक्स और 0 फ्लक्स, मतलब इस केस में द फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात? ये बेसिक सा फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला नोट करिए, आगे sir. बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नोट करिए, इस फॉर्मूले पे और कुछ बेसिक कहानियां सुनाऊंगा आप लोगों को, फिर उसके बाद फर्दर आगे की बात करता हूँ। हो गया बच्चों? यस सर। इसमें दो छोटी छोटी बातें आप लोग समझिए, दो छोटी छोटी बात। ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया कि फ्लक्स इज इक्वल टू ये cos थीटा, इसको अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, बट बिफोर वी डू दैट, उससे पहले एक दो छोटी छोटी बातें आप समझें। मान लीजिए कि अगर आपका कोई सरफेस, ऐसा सरफेस है जो इरेगुलर शेप का है। भाई सरफेस तो दो तरह का हो सकता है ना, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। भाई सरफेस क्यूब, क्लोज्ड सरफेस में हमेशा यू विल हैव अ क्यूब, ये तो जरूरी नहीं है, या यू विल हैव अ स्फीयर, ये जरूरी तो नहीं है। अगर सरफेस ऐसा मान लीजिए, या कोई भी सरफेस आप ऐसे इमेजिन करिए कि अगर कोई सरफेस ऐसा है सच दैट कि वो सिमेट्रिक सरफेस नहीं है, उसकी एरिया आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? ऐसे केसेस में, या आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि ऐसा कोई सरफेस है जहां पर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल हर पॉइंट पे चेंज हो रहा हो, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उस केस में हम कोई छोटा सा पोर्शन कंसीडर करेंगे, उस छोटे से पोर्शन पे नॉर्मल की डायरेक्शन देखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहां पर क्या है, मान लो अगर वो थीटा है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सच दैट कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो पहले हम इस स्मॉल से एरिया पे विल फाइंड द फ्लक्स यूजिंग द फॉर्मूला EDA cos थीटा, और इसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे टू गेट द टोटल वैल्यू ऑफ फ्लक्स। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब अगर सरफेस आपका सिमेट्रिक नहीं है सच दैट कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल अगर सेम नहीं आ रहा है, हर पॉइंट पे एंगल अलग अलग आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे
किसी भी एक छोटे से पोर्शन पे फ्लक्स कैलकुलेट करके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर हो गया? एक तो ये पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, अगर कोई सरफेस इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सरफेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि सर ये कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है, तो इस क्यूब में मुझे एक बात बताओ, इस क्यूब में मैं आपसे कहूं कि इस क्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और ये क्यूब है, तो क्यूब ऑब्वियसली इट इज क्लोज्ड सरफेस, बट इसमें आप एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल कौन सा वाला लोगे? एनी आइडिया? भाई आपसे मैंने ये बोला ना कि किसी भी सरफेस को अगर हम कंसीडर करते हैं तो वहां पर हमें एंगल लेना है किसके बीच का? नॉर्मल टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। अब यहाँ पर किसके बीच का एंगल लोगे, या एंगल कितना लोगे? एनी आइडिया? सर 90। अगर मान लीजिए 90 आप ले रहे हैं, तो 90 का मतलब देखिए, इस बात को समझिए, हर सरफेस का एंगल 90 नहीं है। देखिए सर, यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सारे सरफेसेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या मतलब? जैसे अगर मैं ये सरफेस की बात करता हूं, तो इस वाले सरफेस के लिए नॉर्मल इधर है, तो थीटा की वैल्यू 90, तो इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू अलग है। बट अगर मान लीजिए कि मैं ये वाला सरफेस कंसीडर करता हूं, तो इसकी जो नॉर्मल है वो इधर है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है। इसका मतलब हर सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू अलग अलग हो रही है, और हर सरफेस का एरिया सेम है, सिर्फ थीटा बदल रहा है। तो हर सरफेस के लिए पूरे पे हम एक बार अगर फ्लक्स का फॉर्मूला लिखें, जैसे इस सरफेस पे नॉर्मल की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जहां पर एक से ज्यादा डायरेक्शन आपको नॉर्मल के दिखाई दे रहे हो, तो हर सरफेस पे हम फ्लक्स इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? फॉर अ क्लोज्ड बॉडी विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सरफेस, उस पे हम हमेशा क्या करेंगे, फ्लक्स हर सरफेस के लिए इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, और फिर उस सारे फ्लक्स का हम एल्जेब्रिक सम लेंगे। एल्जेब्रिक सम कैसा सम? एल्जेब्रिक सम। क्यों एल्जेब्रिक सम? बिकॉज फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि फॉर अ सरफेस, फॉर अ क्लोज सरफेस which is combination of more than one surface, flux will be calculated for each surface individually and then will be added algebraically, ठीक है। हर सरफेस के लिए आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर अलजेब्रिकली आप सबको सारे फ्लक्स को ऐड करेंगे। क्लियर हो गई बात? इंडिविजुअली आप सारे फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच सरफेस, और उसके बाद अलजेब्रिकली आप ऐड करेंगे। इन सब का मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। लिख लो जल्दी से इसको। Yes, sir, done. वेरी गुड। तो देखिए आपको सारे पॉइंट्स पता है। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया बीच में, वो भी मैं बता देता हूँ भाई, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए एक लास्ट पॉइंट मैं बता ही देता हूँ कि आपको मैंने बोला कि फ्लक्स, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों ऐसा बोला? बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। मुझे जल्दी जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड टिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड? सर वेक्टर। टिशा मेरे लाल, कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर।
एरिया कैसी क्वांटिटी मेरे बच्चे? वेक्टर। वेक्टर, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड टीशा। अब देखिए आमना, कैन यू टेल मी कि अगर दो वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है और दोनों के साथ एक प्रोडक्ट में cos थीटा लिखा हुआ है, तो ये वेक्टर का कैसा प्रोडक्ट है? Dot डॉट product, sir. प्रोडक्ट है, वेरी गुड, डॉट प्रोडक्ट। और आपको ये याद होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। तो Yes. फ्लक्स को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड अनदर वन इज एरिया वेक्टर, and because it being the dot product, it is the dot product of two vector, so that is why ये कैसा होगा, ये flux will be a scalar quantity। flux कैसी quantity होगी? scalar quantity। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ Yes, गया? Yes, वेरी sir. गुड, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए सर, अब फ्लक्स पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए वन बाय वन। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, फ्लक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द सरफेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन सर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन मार्केट में हो ही नहीं सकता। चलिए सर, हर बच्चा सॉल्व करके बता देगा, ठीक है, हर बच्चा सॉल्व करके बता देगा। आसान सा सवाल, ये कोई मान लीजिए इट्स अ डिस्क, ये आपकी कोई डिस्क है और इस डिस्क का रेडियस ऑफ दिस डिस्क, इट्स अ सर्कुलर डिस्क obviously placed in x horizontal plane, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑन दिस डिस्क इज पासिंग लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास हो रही है। दिस इज द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास हो रही है आपकी, और आपसे बोला गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इज E एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द डिस्क और द प्लेन ऑफ द डिस्क। आपको बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू बताइए थ्रू द डिस्क, डिस्क के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू बताइए। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू द डिस्क? हरी अप। जल्दी आंसर बताओ। रेडियस इज R, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं नीचे लिख देता हूँ Sir, जी। so answer is E pi r square 4/5. 4/5, ये रेडियस R है। और किसी का आंसर आ गया? सबका यही आ रहा है। अभी किसने आंसर दिया था? Sir, Ramna. वेरी गुड आमना, आपने आंसर दिया था। अनुष्का, आंसर आ गया बेटे? कुछ नहीं करना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, sir, मल्टीप्लाइड बाय yes, एरिया sir. मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, Yes, ठीक है। sir. अगर किसी को नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है। तो कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर? सब बोलेंगे। इंसिया, सर Yes, sir. E pi r square 4/5. 4/5। 4/5, वेरी गुड भाई। सारे बच्चों का आंसर, मतलब आपने थीटा की वैल्यू कितना लिखा? 37, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो आप लोगों का आंसर आया E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 4/5। अफसोस ये है कि सबका आंसर गलत है। गलती बताओ, अपनी अपनी गलती खुद बताओ। सर ये एरिया हमने सॉरी एंगल गलत लिया है। एंगल गलत लिया है। अभी 4 बार मैंने कम से कम बोला है कि एंगल जो थीटा हम लेते हैं, दैट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर, दैट मींस नॉर्मल टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो ये एंगल आपको दिख रहा है ना, ये 37 डिग्री, मैंने क्या, ये रिंग ऐसे, ये डिस्क ऐसे, तो इस डिस्क के साथ ये एंगल बन रहा है 37 डिग्री का। भाई अगर आप इस पे नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल टू दिस डिस्क, तो ये तो ऐसे आएगा ना, या तो ऊपर लीजिए या नीचे लीजिए। तो अगर मान लीजिए मैंने इधर लिया है, तो हमें ये एंगल चाहिए, दिस इज दैट थीटा विच वी आर लुकिंग फॉर, and this theta will be equal to 53 degree। भाई हमें जो एंगल चाहिए, that is the angle between the electric field and the normal to the surface, or you can say area vector। तो गलती सबको समझ में आ गई कि फ्लक्स आप क्या लिखेंगे? फ्लक्स यू विल राइट इट एज E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू cos ऑफ 53, और cos 53 की वैल्यू क्या होती है? cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो 3/5 E इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। आई होप सबको अपनी गलती समझ आ गई होगी। Yes, sir. Yes, sir. हो गया? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन, छोटा सा ही सवाल, ज्यादा कोई खतरनाक नहीं, आसान सा सवाल, हर बच्चा सॉल्व कर देगा। आई हैव
इमेंस कॉन्फिडेंस इन यू कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। सर क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन एज 4i कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इन अ स्पेस। आपको बताना है फाइंड फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में है यूनिट। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द सरफेस इज इन पहला XY प्लेन, दूसरा XZ प्लेन, तीसरा YZ प्लेन। ठीक है, करिए। तो आप ट्राई करेंगे पहले या मैं बताऊं? मैं सीधा सीधा सॉल्व कर दूं या आप ट्राई करेंगे पहले? सर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हरी अप, थिंक अबाउट इट। आई होप कि आप कर लेंगे, कोशिश कीजिए। अच्छा नहीं, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, कुछ गलती हो गई है, गलती हो गई है। देखिए, ये देखिए, एक बच्चे का आंसर कुछ आ रहा है 0.012। वो बच्चा कौन है? वो बच्चा है अनुष्का। अनुष्का बेटीवाल। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। पहले तो इस बात को समझिए, यहाँ पर इस बात को आप लोग समझिए कि क्या है बेसिकली है। सर सबसे पहली बात तो ये है कि सर ये वाला 3 अलग अलग पार्ट है इस क्वेश्चन में। कि आपसे बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर सरफेस ही है, स्क्वायर सरफेस है, और इस स्क्वायर सरफेस को हमने क्या किया है, स्क्वायर सरफेस को हमने XY प्लेन में रखा है, फिर उसी स्क्वायर सरफेस को XZ प्लेन में रखा है, और फिर उसी स्क्वायर सरफेस को YZ प्लेन में रखा है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ आंसर्स आए हैं, पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप लोग भी मैच करिएगा उसको। यहाँ पर कोई एंगल वेंगल आपको गिवन नहीं है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली गिवन है, और आपसे ये बोला गया कि स्क्वायर सरफेस को पहले हमने कौन सा रखा है, किधर रखा है, XY प्लेन। तो इस बात के लिए सबसे पहला पॉइंट आप समझेंगे, अगर ये मैं कोऑर्डिनेट बना लूं XYZ, तो इसमें अगर स्क्वायर सरफेस को आपने प्लेस किया XY प्लेन में, तो XY प्लेन का मतलब ये हो गया सर, ऐसे रखा है। तो आप इमेजिन करिए कि अगर XY प्लेन में हमने किसी स्क्वायर को रखा है, तो उसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इट्स नॉर्मल? किधर होगी सर? Z एक्सिस, विदाउट एनी डाउट। वेरी गुड बेटा। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो Z एक्सिस की तरफ होगा। एरिया वेक्टर वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स Z एक्सिस, इधर है ना, मतलब K कैप। इसका मतलब अगर हम एरिया वेक्टर लिखें तो एरिया वेक्टर को हम लिख सकते हैं। अच्छा, एरिया में एक चीज और ध्यान देना कि इट इज
written in as a CGS unit, so you need to convert it into SI unit. तो 20 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर ये यूनिट हो गई, और इसका जो डायरेक्शन है वो k कैप। क्लियर? ये एरिया वेक्टर हो गया। अब इस केस में अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो मैंने अभी आपसे बोला कि फ्लक्स इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4i कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट आप किसके साथ करेंगे? तो इसका डॉट प्रोडक्ट आप किसके साथ करेंगे? तो इसका डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे इस एरिया वेक्टर के साथ। एरिया वेक्टर मतलब 20 into 10 to the power minus of 4k कैप के साथ। अब आप लोगों को एक बात याद होनी चाहिए कि i डॉट k अगर हम करें तो 0 होता है, j डॉट k करें तो 0 होता है, k डॉट k करें तो 1 होता है। मतलब जिस यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, बाकी दूसरे के साथ करेंगे तो 0 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं तो बेसिकली मुझे इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा। यहाँ ध्यान से देखिए, इस वाले का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा, बोलो? 0। 0। इसी तरह से j डॉट k वाला टर्म यूज करूंगा तो ये भी 0। तो सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स किसके कारण आएगा? तो 3 into 20 that is equal to 60 into 10 to the power minus 4, this will be your flux. And what would be the new unit for the flux? So that would be equal to Newton meter square. This will be your unit of the flux. 60 into 10 to the power minus 4 आएगा। पहली चीज तो यह है कि you need to convert this centimeter square into meter square because you need everything in SI unit. Because आपका इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट ये कि आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का विद एरिया वेक्टर। तो अगर वो सरफेस आपने XY प्लेन में रखा है तो एरिया वेक्टर Z एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन k कैप होगी। अब इसी तरह से आप दूसरा वाला कर सकते हो। अब आप लोग कर पाओगे? इसी तरह से अगर मुझे बताओ x है ना, XZ प्लेन में रखा है तो XZ प्लेन का क्या मतलब? वो एरिया वेक्टर किधर आएगा मेरे बच्चों? y एक्सिस। मतलब दूसरे वाले केस में अगर मुझे करना हो तो ये अपना x, ये y और ये z, x y z, और ये आपने स्क्वायर सरफेस रखा हुआ है XZ प्लेन में, तो ये आपका XZ प्लेन है, ये आपका XZ प्लेन है, और इसका जो नॉर्मल है वो इधर है, ये नॉर्मल इधर है, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है आपकी, जो कि XZ प्लेन से परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर टू द XZ प्लेन। ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम फ्लक्स, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता है, ये मैं इधर कर देता हूँ जरा सा, इधर देख लीजिए। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 20 into 10 to the power minus 4, और यहाँ पर ये j कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर फ्लक्स लिखोगे तो i डॉट j 0 हो जाएगा, k डॉट j 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 into 10 to the power minus of 4। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, या सिर्फ मैं समझ के खुश हो रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir, clear. Yes, sir. ठीक है, ये दूसरा वाला पार्ट हो गया। ऐसे ही अगर आपको तीसरा वाला पार्ट करना होता, तीसरा वाला पार्ट, तो उसमें YZ में रखा हुआ है, तो YZ में अगर आप रख देंगे, YZ में प्लेन को रख देंगे, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी? X. ऑफ कोर्स x। ठीक है, अगर आपने YZ प्लेन में रख दिया, ऐसे रख दिया, तो परपेंडिकुलर टू दिस विल बी अलोंग x एक्सिस अनडाउटेडली। तो उसमें भी ऐसा ही कुछ आप आंसर निकाल सकते हो। फिर i वाला i, तो 80 into 10 to the power minus 4 आ जाएगा उस केस में आंसर। ठीक है। अच्छा, ये एक ही सरफेस को हमने 3 अलग अलग सिचुएशन में रखा है, तब ये मत करना कि तीनों को ऐड करने लगना, बिकॉज ये तीनों एक सरफेस का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये तीनों अलग अलग सिचुएशन में वो सरफेसेस को हमने रखा है, ये मतलब है इसका। ओके, हरी अप, नोट करिए तो मैं आगे बढ़ूं, एक और सवाल कर लेते हैं आज। हो गया हो सर, तो मुझे बताइए ताकि मैं एक और सवाल करा दूं आज तो कम से कम। Done, sir. बेटा सबको एकदम एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। ये सवाल जो पैटर्न बना के मैं ये सवाल कराता हूँ, वो भी इसलिए कराता हूँ कि आप लो से हाई की तरफ चलें और सब कुछ समझ में आए आपको। तो अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछा करें। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि एक और आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं, जो कॉन्सेप्ट मैंने वैसे ही पहले सिखाया था, बट उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर एक दो अच्छे सवाल भी ले लेंगे हम। तो मान लीजिए कि आपको कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है,
और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है ना। और इस सिलिंड्रिकल सरफेस की जो लेंथ है वो L है, और इस सिलिंड्रिकल सरफेस के क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है दैट इज R। तो आपको बताना है कि सिलिंड्रिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना हो। पहले मुझे कौन बताएगा कि हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या एक ही बार में हम फॉर्मूला लगा के फ्लक्स निकाल लेंगे, या यहाँ पर कुछ हमें 1 by 1 सोचना पड़ेगा? एवरीवन प्लीज। 1 by 1. So one by 1 by one. 1 by 1, because it is closed surface and we can see it as the combination of 2 circular and 1 curved surface। और तीनों के लिए जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वो अलग अलग होगी। तो बिकॉज तीनों पे नॉर्मल की डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो आपको इसको 1 by 1 इंडिविजुअली इसको आपको सॉल्व करना है। तो 1 by 1 अगर आप इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो सर कैसे करेंगे, करिए तो जरा सा आप एक बार ट्राई करिए। तो बाकी तो मैं सिखा दूंगा, पहले आप एक बार जल्दी से ट्राई करिए, विद इन 1 मिनट जल्दी से करिए। चलिए सर, हो गया राइट वाले सर्कुलर सरफेस? यस Yes, sir. So उसकी वैल्यू होगी E pi R square. So what is the net flux that you are getting? तो वो बारी बारी बताएंगे ना हर सरफेस का, ये वाला हाँ, राइट तो सर्कुलर का अभी because it is the combination, तो बारी बारी बता के you can add them all, right? ऐड कर सकते हैं। यस सर। सर तो मुझे चलो एक मैं चीज बता, पूछनी। जी पूछिए। सर अगर हम लोग मतलब आगे वाले का E pi R square आ रहा है तो पीछे वाले का माइनस E pi R square आएगा। बिल्कुल माइनस E pi R स्क्वायर आएगा, बिकॉज इस वाले सरफेस का जो नॉर्मल आएगा दैट नॉर्मल शुड बी टेकन आउटवर्ड, ये बात याद है। इट कैन नॉट बी पॉइंटिंग इनटू द सिलेंडर, इट शुड बी पॉइंटिंग आउट ऑफ द सिलेंडर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। ठीक है सर, नॉर्मल की यही डायरेक्शन होगी। इस वाले पे अगर आप नॉर्मल की डायरेक्शन देखें तो इधर होगी, इस वाले पे नॉर्मल की डायरेक्शन देखें तो नॉर्मल की डायरेक्शन इधर होगी। तो ये नॉर्मल की डायरेक्शंस हैं। सो तो आंसर 0 नहीं आएगा? 0, हाँ। बिल्कुल आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। हाँ, जरूरी थोड़ी कि पूरे का हमेशा 0 आंसर आ कुछ जाए। ना कुछ आए। यस, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो आंख दे बंद करके लिख दो फ्लक्स की वैल्यू 0। यहाँ पर अगर मैं इस वाले सरफेस के लिए फ्लक्स लिखूंगा तो इट विल बी इक्वल टू फ्लक्स की वैल्यू फॉर दिस राइट सरफेस विल बी इक्वल टू E into pi r square into cos 0, बिकॉज यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी E into pi r square। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो थीटा की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी E into pi r square into cos of 180 डिग्री। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ E into pi r square। ठीक है, तो आपका जो नेट फ्लक्स आएगा इस केस में, जो नेट फ्लक्स है दैट नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। E net would be equal to the sum of the two, so this will be equal to, sorry E net कह रहा हूँ, flux net will be equal to the sum of the two flux, so this flux will be equal to 0। ठीक है, तो सर क्या फ्लक्स 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। आपने खुद ही देखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर इसका इंडिविजुअल सरफेस का फ्लक्स 0 हो सकता है, तो पूरे क्लोज सरफेस का भी फ्लक्स 0 हो सकता है भाई। समझ में आई बात? Yes, sir. ओके, तो बेटा यहाँ तक आज रहने दो, बाकी कुछ क्वेश्चंस और बाकी कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट डे हम एक और
लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका, जिसका नाम है गॉसेस लॉ। तो नेक्स्ट डे गॉसेस लॉ भी स्टार्ट हो जाएगा और उसके नेक्स्ट डे फिर हम गॉसेस लॉ भी खत्म कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा एज आई होप। ठीक है सर, थैंक यू, Yes, sir. थैंक्स एवरीवन, Thank you, बाय। sir. Thank you, sir. Thank you, sir.